11वीं से 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत पर शासन करने वाले होयसल वंश को कला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो उस काल के सांस्कृतिक वैभव को दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक मंदिर समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किया जाता है तो यह दर्शाता है कि यह मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और असाधारण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व धारण करता होगा। तो जाहिर सी बात है कि यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इसी संदर्भ पर चर्चा करेंगे आपके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का शीर्षक है होयसल मंदिर समूह बना विश्व धरोहर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा। उससे पहले आपको बता दें कि मंदिर समूह शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मंदिरों का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें 3 मंदिर सम्मिलित हैं। चिन्ना केशव बेलूर में स्थित, होयसलेश्वर हलेबीड में स्थित और केशव मंदिर सोमनाथपुर का है, जो कि इस सूची में सूचीबद्ध किया गया है होयसल मंदिर समूह के नाम से। आइए देखते हैं आज की चर्चा किन बिंदुओं के अंतर्गत केंद्रित होगी। सबसे पहले हम खबर देखेंगे कि खबर क्या है, फिर देखेंगे यह चर्चा में क्यों है, फिर आगे देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, फिर ये समझेंगे कि जिस वंश से यह संबंधित है वास्तव में उस वंश के बारे में थोड़ा सा परिचय हम लेंगे, होयसल वंश के बारे में। फिर होयसल मंदिर समूह को देखेंगे, वास्तव में ये मंदिर समूह क्या है। फिर जानेंगे विश्व विरासत सूची जिसमें ये सम्मिलित हुए हैं, वास्तव में विश्व विरासत सूची क्या है। और अंत में परिपाटी के अनुरूप होगा एक अभ्यास प्रश्न। चलते चलते आपको ये बताते चलें कि ये संदर्भ आपके सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में के प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है। शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले खबर तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि होयसल टेम्पल्स अमंग यूनिसेफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ईयर्स ऑफ रिसर्च कम टू फ्रूइशन फॉर इंटैक्ट बेंगलुरु। ये एक बेसिकली यहाँ का बेंगलोर की एक संस्था है जो इस दिशा में काफी प्रयासरत थी, पैरोकार थी इसको सम्मिलित करने के लिए। तो आइए इस खबर के आलोक में देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। भूमिका में आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार हम बताते हैं आपको कि होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 42वें स्थल के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। 41वें स्थल के रूप में जब शांति निकेतन को घोषित किया जाता है, उसके तुरंत बाद यह 42वें स्थल के रूप में यह भी स्थान सम्मिलित होने का गौरव हासिल करता है। और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जिसकी बात हमने अभी पीछे की थी, ये वही संस्था है। ये 1984 में स्थापित एक संस्था है जो विरासत के संदर्भ में काम करती है, उसकी पैरोकारी करती है, उसके संरक्षण के लिए प्रयास करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसके प्रयास को भी इसमें, इसके अवदान को भी इसमें माना जा रहा है। तो ये काफी गौरव का विषय है इनके लिए भी। अगर हम बात करें तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में ये होयसल मंदिर समूह जो हैं, जिसके अंतर्गत बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर के मंदिर सम्मिलित हैं, इन तीनों मंदिरों को निर्मित किया गया, अर्थात इस पीरियड में ये बनाए गए। इससे पहले इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत होती थी। होयसल के ये पवित्र स्मारक इससे पहले विश्व विरासत सूची की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल थे। अब वो उसकी मुख्य सूची में इनको स्थान प्रदान किया गया है। तो ये वजह है इसके चर्चा में रहने की। आइए देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। जिन स्थलों को सम्मिलित किया गया है उसकी भौगोलिक अवस्थिति को हम समझते हैं। आप देख सकते हैं यह भारत है। भारत में दक्षिण भारत का यह प्रदेश जो वर्तमान कर्नाटक को दर्शाता है, और इसी कर्नाटक प्रदेश में यह जिला है हासन, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर यह जिला है मैसूर। तो हासन के 2 मंदिर और मैसूर का 1 मंदिर, इन तीनों मंदिरों को मिलाकर सम्मिलित रूप से होयसल मंदिर समूह कहा जा रहा है, जिनको इसमें स्थान दिया गया है। तो चिन्ना केशव मंदिर बेलूर, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड, ये दोनों हासन जिले में स्थित हैं। और साथ ही केशव मंदिर सोमनाथपुर जो मैसूर से 38 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, वो इस जिले में स्थित है। ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक नजर हम डालते हैं कि होयसल वंश जिसके अंतर्गत यह निर्मित हुआ, वास्तव में यह वंश क्या था, कहाँ उसका साम्राज्य था। तो जिस हिस्से में यह मंदिर वर्तमान कर्नाटक की अवस्थिति है, उसी भौगोलिक परिक्षेत्र में आप देख रहे हैं नक्शे में लाल रंग से जिसको दर्शाया गया है, यहाँ पर होयसल साम्राज्य था। इस साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना विष्णुवर्धन नामक शासक ने की थी, और ये एक प्रकार का बफर स्टेट था।
बफर स्टेट मतलब अंतस्थ राज्य, जिसके उत्तर में एक राज्य हो, दक्षिण में एक राज्य हो और बीच में ये मध्यस्थ राज्य अंतस्थ राज्य हो, उनके बीच स्थित हो। ऊपर इसके चालुक्य वंश था, नीचे इसके चोल साम्राज्य था और बीच में एक बफर स्टेट के रूप में इसकी अवस्थिति थी। तो ये आप देख सकते हैं कर्नाटक वर्तमान यहीं पर अवस्थित है। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। वर्तमान नाम इसी का हलेबीड है, जहां के मंदिर को इस सूची में सम्मिलित किया गया है। यहाँ विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन धर्म के प्रति इनका रुझान था, झुकाव था। बाद में रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर ये वैष्णव मत के अनुयायी बन जाते हैं। कालांतर में हम देखेंगे बल्लाल, वीर बल्लाल नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर शासन करता है, जो इस वंश का, होयसल वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। और ये लोग पहले चालुक्यों के अधीन थे। चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराने का काम इसी वीर बल्लाल ने किया था। आगे इसी क्षेत्र में हम देखेंगे आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य इसी क्षेत्र पर स्टैब्लिश होता है। तो ये एक इसका प्रारंभिक परिचय है। आगे हम देखते हैं उन मंदिरों के संदर्भ में एक दृष्टि डालते हैं जिनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो पहले चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में जो स्थित है, इस पर नजर डालें तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है और चेन्ना केशव का अर्थ ही है, आप देख सकते हैं, चेन्ना का मतलब होता है सुंदर, हैंडसम, और विष्णु केशव को इंगित करता है। इस प्रकार चेन्ना केशव मतलब सुंदर विष्णु, जिसका अर्थ हुआ। हासन जिले में इसकी अवस्थिति है। यागची नदी है जिसके तट पर यह स्थित है। इसका निर्माण अगर हम देखें तो विष्णुवर्धन ने कराया, लेकिन यह निर्माण कार्य 103 वर्षों तक चला। तकरीबन 3 पीढ़ियां इसको पूरा करने में लगी। और इसको विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि चोलों के साथ इस समय एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में इन्होंने चोलों को परास्त किया। उसके उपलक्ष्य में ये मंदिर निर्माण हुआ, इसलिए विजय नारायण मंदिर के रूप में भी इतिहास में इसको स्थान दिया गया है। विमान नहीं मिलता। विमान एक पिरामिड नुमा आकार होता है जो शीर्ष बनाए जाते थे। वास्तव में ये दक्षिण की जो शैली थी, 3 प्रकार की शैलियां होती हैं, आप जानते हैं। एक नागर शैली होती है, एक बीच में बेसर शैली होती है और तीसरी द्रविड़ शैली होती है। आप जानते हैं कि हिमालय से लेकर विंध्य तक नागर शैली है, विंध्य से लेकर कृष्णा तक बेसर शैली है और कृष्णा के बाद नीचे कन्याकुमारी तक आप देखेंगे तो द्रविड़ शैली है। और द्रविड़ शैली की ही मुख्य विशेषता होती है विमान और गोपुरम। गोपुरम बड़े दरवाजे बनाए जाते थे, बड़े बड़े दरवाजे, और विमान ये पिरामिड नुमा जो शीर्ष बनाया जाता था, इसको कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस मंदिर में, चेन्ना केशव मंदिर में, विमान नहीं मिलता है। हालांकि इसकी अवस्थिति दक्षिण में अवश्य है, लेकिन इसके वास्तुगत शैली की अगर हम बात करें तो इस पर द्रविड़ की उतनी छाप नहीं है। हम कह सकते हैं बेसर की छाप है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का सम्मिश्रण होता है। साथ ही यहाँ पर जो पत्थर प्रयोग किया गया है, सोप स्टोन का प्रयोग किया गया। सोप स्टोन एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें आसानी से कारीगरी की जा सकती है, तराशा जा सकता है, क्योंकि इसका कलात्मक शिल्प जब आप देखेंगे तो उसकी नक्काशी, उसकी कलाकारी इतनी उम्दा किस्म की है कि वो इसी प्रकार के पत्थर के प्रयोग से संभव भी थी। मंदिर के बाहरी हिस्से में बड़े पैमाने पर तरासे गए पत्थरों पर विष्णु के जीवन और उनके पुनर्जन्म को तो दर्शाया ही गया है, साथ ही महाकाव्यों और पौराणिक चरित्रों को भी उस पर उकेरा गया है। रामायण और महाभारत के दृश्यों का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। आगे आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक सरस्वती जी की मूर्ति भी मिलती है, और ये सरस्वती जी की मूर्ति इसलिए खास है क्योंकि यह नृत्य शैली में है। माता सरस्वती की मूर्ति का नृत्य शैली में पाया जाना इसको अनूठा बनाता है। साथ ही इसकी अगर आकृति की बात करें तो ये 3 सितारों के आकार के मंच पे निर्मित किया जाता था। इस प्रकार का जो सितारों के आकार का मंच है, इस पर अगर कोई निर्मित होता है तो उसको कहेंगे, 3 सितारों के आकार के मंच पर यह निर्मित है चेन्ना केशव मंदिर, जो वेलूर में था। दूसरा मंदिर होयसलेश्वर मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर पे एक नजर डालें तो हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर वर्तमान में होयसलों का सबसे अनुकरणीय स्थापत्य है। अनुकरणीय क्यों कहा जाता है तो आगे देखें। होयसल राजा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण 1121 में कराया था, और वस्तुतः यह शिव को समर्पित है। जहां शिव होंगे वहां नंदी होंगे, इसलिए इस मंदिर के सामने एक नंदी जी की भी संरचना दिखाई देती है। इस मंदिर में 240 से अधिक दीवार में संलग्न मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, और हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें होयसल काल के 3 जैन मंदिर भी हैं। फर्गुसन इसकी तारीफ करता है और इसकी तुलना करता है एथेंस के पार्थेनान मंदिर से, इसको कंपेयर करता है। फर्गुसन एक जाने माने वास्तुविद थे, इस दिशा में उन्होंने काफी काम किया है।
ये आप चित्र में देख सकते हैं इस मंदिर को। इस मंदिर की एक खास बात और है कि इसके ऊपर शीर्ष नहीं बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं ऊपर की संरचना सपाट है, यहां से देखने में आपको भले ही लग रहा होगा, लेकिन शीर्ष नहीं बनाया गया है, शिखर का अभाव है। मानो कि अच्छा, द्रविड़ शैली में शिखर ही मुख्य संरचना होती थी, लेकिन यहाँ शिखर का अभाव है, तो द्रविड़ शैली का लक्षण नहीं है। शिखर का अभाव ये दर्शाता है कि द्रविड़ शैली का कम प्रभाव है। साथ ही अगर हम देखें तो यह मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उच्चतम बिंदु प्रतीत होता है, इसीलिए इसको विशेष रूप से इंगित किया गया है और समृद्ध और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की गवाही भी देता हुआ प्रतीत होता है। और ये दोनों ऐसे लक्षण हैं जिसको आधार माना जाता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित करने के लिए। अगला मंदिर अगर हम देखें तो ये सोमनाथपुर का केशव मंदिर है। सोमनाथपुर के केशव मंदिर को आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है और मैसूर से 38 किलोमीटर पूर्व में इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। इसके अगर निर्माण की बात करें तो नरसिंह तृतीय के सेनापति थे सोमनाथ दंडनायक, उन्हीं के द्वारा 1258 में इसका निर्माण कराया गया। तारे के आकार के मंच पर बनाए जाते थे। ये होयसल काल के मंदिरों की एक कॉमन विशेषता कह लीजिए। मुख्य रूप से ये विशेषता तारे के आकार के चबूतरे होते थे, उसी पर यह निर्माण होता था। आप यहाँ देख सकते हैं ये चीज, इसी को ये कहा जा रहा है कि तारे के आकार के चबूतरे, अर्थात उनके किनारे ऐसे कटे होते थे और वो तारे जैसी संरचना प्रतीत होती थी। साथ ही अगर इस मंदिर के संदर्भ में बात करें तो जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, इन तीनों रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित 3 गर्भगृह वाला, यहाँ पर 3 गर्भगृह दिखाई देंगे। 3 गर्भगृह वाला एक त्रिकुट मंदिर है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कुछ टूट गई हैं। अब बात करते हैं उस सूची की जिसमें ये मंदिर सम्मिलित हुए हैं। तो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची पर एक नजर डालते हैं। यूनेस्को वास्तव में जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन आप देख सकते हैं 1945 नवंबर 1945 में हुआ। मुख्यालय पेरिस में है और सदस्य वर्तमान बात करें तो 194 है यूनेस्को की साइट के अकॉर्डिंग। उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। वास्तव में यूनेस्को द्वारा 1972 में एक संधि को स्वीकार किया गया और उसी के तहत यह विश्व विरासत सूची जारी की जाती है। इस संधि को कहते थे कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसको अपनाना, उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था तो देखते हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना, और इसी के तहत विश्व में जितनी भी विरासतें हैं हर देश के प्रति, वो इसके तहत नामांकन करती हैं और उसको इस लिस्ट में सम्मिलित करने पर विचार किया जाता है। क्या आधार होता है, किन आधारों पर किन श्रेणियों में वर्गीकरण होता है, तो उसको देख लें। तो सांस्कृतिक विरासत स्थल एक होता है जिसमें ऐतिहासिक इमारतों, कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक इमारतों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो मूर्तिकला से संबंधित हो या चित्रकला से संबंधित हो। दूसरी श्रेणी प्राकृतिक विरासत स्थल की होती है। इसके अंतर्गत ऐसी पारिस्थितिक स्थितियां स्थल हों या विकासवादी प्रक्रियाएं जो लुप्त प्राय प्रजातियां, ऐसे पारिस्थितिक के स्थल जहां पर कुछ लुप्त होने की स्थिति हो या कुछ ऐसी प्रजातियां जिन पर संकट हो, तो इस प्रकार को प्राकृतिक विरासत स्थल में भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरी श्रेणी हमारी मिश्रित विरासत स्थल की है, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही तत्व शामिल होते हैं, उसको मिश्रित विरासत स्थल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये 3 वर्गीकरण है। इसके कुछ मानक होते हैं। मानकों की संख्या 10 है, जिसमें कुछ मुख्य मानकों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इन मानकों पर जो स्थल खरा उतरेगा उसको इस सूची में सम्मिलित करने पर विचार किया जाता है। कुछ प्रमुख मानकों को अगर हम देखें तो मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। साथ ही सांस्कृतिक परंपरा का असाधारण प्रमाण वो प्रस्तुत करता हो। साथ ही असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य हो, जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, या पृथ्वी के इतिहास के महत्वपूर्ण स्तरों से संबंधित रहा हो। अगर इन मानकों पर वो, साथ ही कुछ और हैं, उनकी संख्या कुल मिला के 10 है। इन मानकों पर अगर कोई स्थल खरा उतरेगा तो इस सूची में वो सम्मिलित होने का हकदार होगा। एक अस्थायी टेंटेटिव सूची बनाई जाती है जिसमें हर देश अपने यहाँ के कुछ स्थलों का चुनाव करते हैं। उस स्थल से संबंधित जो खूबियां हैं, जो मानदंड हैं, उसको बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के प्रति ये उस पर खरा उतर सकती हैं। उसके बाद एक उस देश के द्वारा नामांकन दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसमें उन बातों का उल्लेख होगा, और फिर विश्व
विरासत जो समिति होती है, विश्व धरोहर समिति होती है, उसके पास ये चीजें जाएंगी, फिर उसके मूल्यांकन करने के लिए वहां से प्रतिनिधि आएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और वो सारी चीजों पर अगर वो उन मानदंडों पर खरा उतरेगा तो वह स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित कर लिया जाएगा। टेंटेटिव सूची में ये 2014 से थे, जिनको अभी सऊदी अरब में प्रामाणिकता मिली है। सऊदी अरब का 45वां सत्र चल रहा था रियाद में, जिसमें शांति निकेतन को 41वें स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। अब इन मंदिर समूहों को मान्यता मिलने के बाद भारत में अगर धरोहर स्थलों की संख्या कहें तो 42 हो चुकी है, और विश्व में अगर पदानुक्रम की बात करें तो अभी भी भारत का स्थान छठा है, छठे पायदान पर भारत है। पहले नंबर पर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अंत में परिपाटी के अनुरूप आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, सोमनाथपुर के केशव मंदिर को विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कथन 1। कथन 2 है, यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन, कोई एक या दोनों सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपको आज का संदर्भ समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।